हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। दोस्तों, भारत में बहने वाली सभी इंपॉर्टेंट नदियों का अध्ययन हम बहुत ही बारीकी से करेंगे। दोस्तों, भारत में बहुत ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। दोस्तों, आपको याद भी नहीं हो सकता कि कितनी सारी नदियाँ इस भारत देश में बहती हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन को सिर्फ उन नदियों पर फोकस करना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम आपको सभी नदियों से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट और इतनी आसानी से समझाने वाले हैं जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि हम भारत की नदियों का अपवाह तंत्र है जो उसका अध्ययन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, भारत की जो नदियों का अपवाह तंत्र है उसको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो दोस्तों, हम दोनों का ही अध्ययन अलग अलग करेंगे, जिसमें हम हिमालय नदी तंत्र में हम हिमालय से संबंधित नदियों का अध्ययन करेंगे और प्रायद्वीपीय नदी में प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित नदियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आपको सभी को बहुत ही एक्सप्लेन वे में बताएंगे, तो बस आपको सभी वीडियोस को ध्यान से देखना है जो कि आपके आने वाले टाइम में आपको देने वाले हैं। दोस्तों, हिमालय नदी तंत्र में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वह है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों, हम इनमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो भी जितनी भी सहायक नदियां हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बांध परियोजना, ये सब चीज़ें हैं, वो सब हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों वहीं बात की जाए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की, तो इसमें भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो हम दोनों का ही अध्ययन सेपरेट वे में करेंगे। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो अब यदि बात की जाए तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हिमालय नदी तंत्र का जो पहला तंत्र है दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है, तो हम सिंधु नदी तंत्र को बहुत ही बारीक से अध्ययन करने वाले हैं। बस आपको पूरा वीडियो बिना स्किप किए दोस्तों लास्ट तक देखना है। उसके बाद आपको सिंधु नदी तंत्र से कोई भी क्वेश्चंस आपका यहाँ से वहाँ नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र को यदि अध्ययन करना है तो दोस्तों सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनका अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र की बहुत सी सहायक नदियां हैं, लेकिन हम सिर्फ उनका अध्ययन करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। वैसे बात की जाए सिंधु नदी तंत्र की तो इसमें कुल 6 नदियां शामिल होती हैं। दोस्तों, एक सिंधु हो गई और उसकी 5 अन्य सहायक नदियां हो गई। तो पहली है दोस्तों सिंधु, दूसरी है झेलम, तीसरी चिनाव, दोस्तों रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है दोस्तों, हम सिंधु नदी तंत्र में इन्हीं 6 नदियों का अध्ययन करने वाले हैं। सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी के बारे में बात की जाए तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है जो दोस्तों बोखरचू ग्लेशियर के पिघलने से होता है, जो कि तिब्बत में मानसरोवर के निकट जो कैलाश पर्वत है दोस्तों, वहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इस नदी की जो टोटल लंबाई है वह 2880 किलोमीटर है। ठीक है, इस नदी की जो टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है, यानी कि 1114 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, बात की जाए भारत में कहाँ से कैसे प्रवेश करती है तो जम्मू कश्मीर के दाम चौक से भारत में प्रवेश करती है और चिल्लासा नामक स्थान से भारत से बाहर जाती है। दोस्तों, हम आपको इसको मैप में बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको जान लीजिए, उसके बारे में फिर हम आपको मैप में भी एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बुंजी नामक जगह के पास विश्व का सबसे गहरा गार्ज बनाती है ये सिंधु नदी, जिसको हम सिंधु नदी गार्ज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गार्ज का मतलब होता है महाखड्ड, मतलब एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। तो ये कहाँ पे बनाती है? जम्मू कश्मीर में बुंजी नामक जगह है। ठीक है, वहाँ पर सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है। दोस्तों, आगे बात करें तो दोस्तों सिंधु नदी गार्ज है जो सबसे गहरा गार्ज है, लेकिन जो विश्व में सबसे बड़ा गार्ज है दोस्तों वह उत्तरी अमेरिका की कोलोराडो नदी का है, जिसे हम ग्रेट कैनियन के नाम से जानते हैं। ग्रेट कैनियन। दोस्तों, इस नदी का ज़्यादातर अंश पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। दोस्तों, 2880 किलोमीटर है, जिसमें मात्र भारत में 1114 किलोमीटर बहती है और बाकी का जो हिस्सा है वह आपका तिब्बत में थोड़ा सा है और दोस्तों बाकी का जो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और वहाँ की यह
राष्ट्रीय नदी भी है। दोस्तों कराची सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कराची के पास ही दोस्तों वह थोड़ा सा आगे जाके फिर वह अरब सागर में मिल जाती है सिंधु नदी। इन नदियों को लेकर सिंधु समझौता दोस्तों 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको इसको बहुत ही बारीक से देखना है, बस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके याद रखने हैं। दोस्तों सिंधु जो जल समझौता था वह 1960 में हुआ था, जिसके तहत यह समझौता हुआ था कि जो भारत है दोस्तों वह सिंधु, चिनाव, झेलम इनका केवल 20% उपयोग करेगा। ठीक है, और जो बाकी की है दोस्तों रावी, सतलज, ब्यास इनका 80% उपयोग करेगा। और दोस्तों इसका ही अपोजिट है, जो सिंधु, झेलम और चिनाव का जो 80% है दोस्तों वह पाकिस्तान उपयोग करेगा, और जो बाकी की रावी, सतलज और ब्यास हैं इनका 20% पाकिस्तान उपयोग करेगा। तो दोस्तों यह जल समझौता हुआ था 1960 में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों सिंधु को तिब्बत में शेरमुख के नाम से जाना जाता है। सिंधु को तिब्बत में शेरमुख के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों चलिए अब आपको मैप में बताते हैं सिंधु नदी के बारे में, जिससे कि आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर रहेंगे। जैसे यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ही आसान समझ में आ जाएंगी। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सिंधु नदी तंत्र को देख रहे हैं, जिसमें सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियाँ स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई दे रही हैं। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी का जो उद्गम है वह तिब्बत में है, यहाँ पर बोखरचू ग्लेशियर के पास। ठीक है, यहाँ पे बोखरचू ग्लेशियर के पिघलने से इसका उद्गम होता है। ठीक है, कैलाश पर्वत से। और दोस्तों यह यहाँ से बहती हुई यहाँ पे यह जो पॉइंट है दोस्तों आपका, यह पॉइंट दमचौक है, जहाँ से यह भारत में एंट्री लेती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यह लेह जिले में यहाँ से बहती हुई, यहाँ से दोस्तों यह चिल्लासा, यहाँ पे जो पॉइंट है जहाँ से बाहर जाती है, यह दोस्तों चिल्लासा नामक जगह से बाहर जाती है। और भारत में कुल टोटल कितना 1114 दोस्तों 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। और इसमें यहाँ से दोस्तों बाएं ओर से श्योक नदी दोस्तों बहती है। ठीक है, दाएं ओर से देखा जाए तो श्योक नदी बहती है। और दोस्तों उसके बाद यह पाकिस्तान में एंट्री लेती है, और मिठान कोट के पास दोस्तों इसमें से चिनाव जो नदी है इसमें आकर मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में जाकर एक कराची के पास से अरब सागर में मिल जाती है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो उद्गम स्थल है कहाँ पे है, बोखरचू ग्लेशियर, मानसरोवर झील के पास, कैलाश पर्वत। और भारत में एंट्री होती है तो दमचौक के पास से होती है। और भारत में कुल 1114 किलोमीटर बहती है, और चिल्लासा नामक जगह से यह भारत से बाहर प्रवेश करती है। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों पाकिस्तान का जो कराची शहर है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी कुल टोटल लंबाई है जो 2880 किलोमीटर है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की अगली नदी है जो झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है दोस्तों। इसका जो प्राचीन नाम है वह बितस्ता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि झेलम का प्राचीन नाम क्या है, तो बितस्ता है। दोस्तों इसका जो वास्तविक नाम है वह कश्मीरी भाषा में इसे बेत कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है दोस्तों। यह चिनाव की सहायक नदी है, और यह नदी हिमालय के शेषनाग झील से निकलती है दोस्तों। बहती कश्मीर से बहती हुई पाकिस्तान में पहुंचती है, और वहाँ झांग मंगियाना दोस्तों, झांग मंगियाना नगर के पास चिनाव में मिल जाती है। दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो झेलम नदी है दोस्तों उसके द्वारा ही बूलर झील का निर्माण होता है, जो कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील है बूलर झील। और झेलम की जो सहायक नदी है दोस्तों किशनगंगा, जो कि भारत में नीलम नदी के नाम से जानी जाती है, वह भारत में आकर झेलम में मिलती है। इस पर किशनगंगा परियोजना बनी है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। तो आपको याद रखना है। दोस्तों आगे जो बात करेंगे झेलम के किनारे दोस्तों श्रीनगर स्थित है, वह झेलम नदी के किनारे स्थित है, जिसको मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। और अशोक ने ही दोस्तों नेपाल के जो ललितपुर है उसको भी मौर्य सम्राट ने ही बसाया था। तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात आती है झेलम की परियोजना, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो दोस्तों दो परियोजना है जो कि झेलम से संबंधित है। पहली है तुलबुल परियोजना और दूसरी है उर्वी परियोजना। तो दोस्तों आपको दोनों ही याद रखनी है, और ये दोनों ही कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में हैं। कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो तुलबुल परियोजना है वह किस राज्य से संबंधित है या फिर किस नदी पर है। तो दोस्तों आपको दोनों ही याद रखना है, जम्मू कश्मीर और झेलम नदी। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स जो सिंधु नदी तंत्र में हमारी जो नेक्स्ट नदी है उसका नाम है चिनाव। इसकी कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। और दोस्तों चिनाव का जो पानी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से
बर्फ के पिघलने से शुरू होता है, ठीक है। और वह जब बर्फ का पानी पिघलता है तो दक्षिण दर्रे से यदि दोस्तों जो है दक्षिण की ओर जो बहने वाला जल है उसको हम चंद्रा नदी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों वही जो जल है वह उत्तर की ओर जो बहता है उसको हम भागा नदी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश के टांडी में चंद्रा और भागा दोनों नदियों का संगम होता है दोस्तों, वहीं से चिनाव नदी का, उन दोनों का जो संगम के बाद उसका जो नाम पड़ता है वह चिनाव नदी कहलाती है। तो आपको याद रखना है कहाँ मिलती है, हिमाचल प्रदेश के टांडी में, ठीक है। इसके ऊपरी में दोस्तों इसे चंद्रा भागा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, यह सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है। मतलब कहने को दोस्तों कि सिंधु नदी में जो भारत की एकमात्र नदी मिलती है वह चिनाव ही है। बाकी जितनी भी नदियां हैं, झेलम, ब्यास, सतलज, यह सब दोस्तों आकर के चिनाव नदी में मिल जाती हैं। और सिर्फ चिनाव ही एक नदी है जो जाके आगे मिठानकोट के पास जो कि दोस्तों इसमें लिखा है, यह पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर सिंधु से मिल जाती है, ठीक है। एकमात्र नदी है जो सिंधु नदी में जाकर मिलती है। इस नदी को वैदिक साहित्य में अस्किनी नाम से संबोधित किया गया है। नाम याद रखना है, अस्किनी। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों मार सुंदर को चिनाव की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों चिनाव नदी की परियोजना कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों तीन परियोजना बहुत ही पूछी जाती हैं, सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती। तो आपको तीनों ही याद रखना है, सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती। दोस्तों आगे बात करेंगे जो सिंधु नदी तंत्र की नेक्स्ट नदी है दोस्तों, उसका नाम है रावी। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 720 किलोमीटर है। रावी उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। इसका जो वैदिक कालीन नाम है दोस्तों वह दशराग युद्ध में यह नाम दिया गया था परुशणी, ठीक है, परुशणी दोस्तों इसका नाम है। और इसी नदी के किनारे दोस्तों दशराग युद्ध हुआ था, जिसके दशराग युद्ध में 10 राजाओं के बीच और दोस्तों राजा सुदास के बीच हुआ था, ठीक है। 10 राजा और राजा सुदास इन दोनों के बीच दशराग युद्ध हुआ था परुशणी नदी किनारे, जिसको हम रावी के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस युद्ध में राजा सुदास जीत जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और रावी नदी को दोस्तों लाहौर नदी के भी कहा जाता है। यदि आगे बात की जाए इसके उद्गम की दोस्तों, तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान से बहती हुई झांग जिले की सीमा पर चिनाव नदी में मिल जाती है। कहने का मतलब दोस्तों यह नदी भी जाकर आपका लास्ट में चिनाव नदी में मिल जाती है। और इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। आगे बात करें दोस्तों रावी नदी पर जो परियोजना बनी है, तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों थीन परियोजना। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, आपको याद रखना है थीन परियोजना। और जो नेक्स्ट परियोजना है दोस्तों उसका नाम है चमेरा परियोजना। जो दोस्तों जो थीन परियोजना है वह हिमाचल प्रदेश की है सिर्फ, और जो चमेरा परियोजना है वह आपका हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब की है। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। वैसे तो सिर्फ नाम ही एग्जाम में काफ़ी है, पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको स्टेट के नाम याद रख लेने हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों व्यास नदी के बारे में। तो यह हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है, इंपॉर्टेंट है। नदी की लंबाई दोस्तों 470 किलोमीटर है, व्यास नदी की 470 किलोमीटर है। पंजाब की 5 नदियों में से एक मानी जाती है व्यास नदी, ठीक है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में एक बार हुआ है। दोस्तों इसका प्राचीन नाम है जो वह बिपाशा है, आपको याद रखना है व्यास बिपाशा। व्यास नदी पर जो परियोजना है दोस्तों उसका नाम है पोंग परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में बनी है, ठीक है। दोस्तों जो नेक्स्ट नदी है व्यास सिंधु नदी तंत्र की वह है सतलज नदी। इसका प्राचीन नाम सतुत्री है। इसकी जो कुल लंबाई दोस्तों 1450 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो होता है जो मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है, जहां इसका स्थानीय नाम बोला जाता है लोकचेन खंबाब। दोस्तों मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, वहां पर इसको लोकचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। और सीप किला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश पंजाब से होकर दोस्तों यह भी लास्ट में जाकर के चिनाव नदी पर मिल जाती है, ठीक है। दोस्तों जो ब्यास नदी है वह सतलज में मिलती है और सतलज जाकर के चिनाव में मिल जाती है। आगे बात करेंगे सतलज की परियोजना के बारे में। दोस्तों सतलज की जो परियोजना है दोस्तों वह है भाखड़ा नागल परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना और एक और दोस्तों इंदिरा गांधी सागर परियोजना। दोस्तों यह तीनों ही परियोजनाएं हैं जो कि एग्जाम में कई बार एग्जाम में रिपीटेड होती ही रहती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों यह ब्यास जो इंदिरा गांधी सागर परियोजना है यह ब्यास एवं सतलज के संगम पर बनी हुई है, ठीक है। और दोस्तों हरिके बैराज जो है वो पंजाब में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों जो इंदिरा गांधी सागर परियोजना है इसका जो निर्माण हुआ था, या फिर इसको बोल सकते हैं कि
किसके सहयोग से निर्मित हुई है? तो दोस्तों विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनी है इंदिरा गांधी सागर परियोजना। दोस्तों यदि बात की जाए भाखड़ा नांगल की, तो दोस्तों यह दो बांधों से मिलकर बना है। एक है भाखड़ा, दूसरा है नांगल। दोस्तों जो भाखड़ा बांध है वह नांगल बांध से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, जो भाखड़ा बांध है वह हिमाचल प्रदेश में है, जो नांगल बांध है दोस्तों वह पंजाब में है। ठीक है, विद्युत का उत्पादन नांगल में होता है जहां पर, और दोस्तों वहीं भाखड़ा की बात की जाए तो भाखड़ा में जो पानी रोका गया है दोस्तों, उसके जलाशय को हम गोविंद सागर के नाम से जानते हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए तो जब भाखड़ा नांगल का प्रारंभ हुआ था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक युग का मंदिर नदियों को कहा था। तो आपको याद रखना है कि भाखड़ा नांगल का जब प्रारंभ हो रहा था तो जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था कि आधुनिक युग का मंदिर नदियों को कहा था। तो फ्रेंड्स बात करते हैं पंजाब के 5 नदियों के मैदान के बारे में। ठीक है, जिसको हम पंचनद के नाम से जानते हैं। दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 3 नदियों को जहाँ संगम होता है या फिर 3 नदियों को जो बीच के मैदान होता है उसको हम त्रियाब क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और वहीं पे जहाँ 2 नदियों का संगम होता है उसको हम दोआब क्षेत्र के नाम जानते हैं। दोस्तों जैसे ये 2 नदियाँ हैं, मान लीजिए ये ए और ये बी, इनके जो बीच के जो क्षेत्र होता है इसको हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। और यदि यहीं पे 3 नदियों का क्षेत्र हो जाए तो हम इसको त्रियाब क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, त्रियाब क्षेत्र। तो दोस्तों जो सिंधु, झेलम और चिनाव का जो त्रियाब क्षेत्र है इसको हम सिंधु सागर मैदान कहते हैं, सिंधु सागर मैदान। ठीक है दोस्तों, वहीं बात की जाए झेलम और चिनाव के बीच के दोआब क्षेत्र की, तो इसको हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये बीच का मैदान है इसको हम दोस्तों छाछ के नाम से जानते हैं, छाछ। ठीक है, और दोस्तों चिनाव और रावी, दोस्तों चिनाव और रावी के जो बीच का दोआब क्षेत्र है, ठीक है ये वाला, तो इसको दोस्तों हम रचना के नाम से जानते हैं, रचना। ठीक है, सिंधु सागर ये वाला हिस्सा है, और दोस्तों जो झेलम के बीच का ये वाला ये छाछ है, और दोस्तों चिनाव और रावी के बीच का जो मैदान है उसको हम इसको हम दोस्तों रचना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों वहीं बात की जाए रावी और व्यास के बीच के क्षेत्र के बारे में, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है ये रावी और ब्यास के जो बीच का दोआब क्षेत्र है इसको हम बारी के नाम से जानते हैं, वारी। ठीक है, और दोस्तों लास्ट में जो ब्यास और सतलज के बीच का जो दोआब क्षेत्र है इसको हम बस्त के नाम से जानते हैं, बस्त। ठीक है, जो लास्ट में ब्यास और सतलज के बीच का दोआब क्षेत्र है उसको हम बस्त के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने सभी को ध्यान से देखा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस के प्रति डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।